दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पेपर थर्ड की यूनिट 1, 2 और 3, है ना। तो ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की जो है टेस्ट सीरीज़ है या फिर टेस्ट है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप आराम से प्रश्नों को देख सकते हैं, उनके उत्तर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मुझे कंटेंट लगा, बहुत ही शानदार टेस्ट लगा, तो इसलिए मैं आया और आपके सामने इसको डिस्कस करने लग गया। इससे पहले हमने चेतन मीना की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो कवर कर रखी हैं, वो टेस्ट कवर कर रखी हैं, कई सारी यूनिट्स हैं और आप उनको आराम से जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखी हैं तो पहले जाइए उनको देखिए और फिर यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है भाई, है ना। तो आज हाँ यार, थोड़ी सी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, अगर वीडियो सही लग रही है ना और कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। उससे आपका फ़ायदा क्या है मैं वो बता रहा हूँ। फ़ायदा ये है कि आने वाले 17 तारीख को जिनको पेपर देना है तो जैसी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर 22 का जिन लोगों को मेंस देना है तो वहाँ पर भी उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो, जो कि 30 अक्टूबर में जिनका मेंस है तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आगे कोई फ्रेशर्स हैं जिनका अभी अटैम्प्ट भी ना हो 2023 में जिनको अटैम्प्ट देना हो तो उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ वीडियो में इस चैनल पर मेंस से जुड़े हुए कंटेंट का बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ों का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, जो भी इस लाभ को लेना चाहते हो और ऐसा आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत हो तो करो, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, आप तो देख ही रहे हो, है ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोणीय विस्थापन से क्या आशय है। तो भैया कोणीय विस्थापन के बारे में देख रहे हो आप, ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ये रहेंगे को ये देखो मैं आपको ये बताऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट रहेगी, पेपर थर्ड रहेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें आ जाते हैं, तो ये है कि कोणीय विस्थापन से क्या आता है। तो कोणीय विस्थापन की डेफिनेशन लिखनी है और हम मात्रक लिख देंगे तो हमारा 3 मार्कर या 2 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। कोणीय वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितनी कोण पर घूमती है, समझ पा रहे हो आप कि एक वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी जिस स्थिति में है उसके सापेक्ष खड़े होकर जितना कोण पर वो घूम सकती है ना, उतना उसकी कोणीय गति होती है ना, रेडियन उतना होता है उसका। ये सदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा होती है ना, और मात्रक इसका होता है रेडियन। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत शानदार आंसर्स हैं। आप जस का तस इन आंसर्स को आप लिख के आ सकते हैं जब भी आपका पेपर हो, अगर प्रश्न आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऊर्जा व शक्ति में कोई 2 अंतर लिखो। तो भैया 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 अंतर बता दो। परिभाषा लिख दो, पहली बात मात्रक लिख दो, हमने ऊपर भी तो वही किया। तो मात्रक और परिभाषा क्या है, तो भैया ऊर्जा की परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब शक्ति का क्या है, तो शक्ति में भैया टाइम आ जाता है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर, है ना, उसको शक्ति कहते हैं। इसमें जूल प्रति सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ज़्यादा कोई चर्चा का विषय है ही नहीं है, कुछ ऐसे बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, बहुत अलग नाम नहीं है, सब सुने सुनाई चीज़ें हैं, सब आ रही हैं, तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। 2 समतल दर्पणों जो समांतर हों के मध्य कोई वस्तु रखने पर उनका कितनी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो समांतर दर्पणों के सामने अगर आप वस्तु रखेंगे तो भैया जो प्रतिबिंब है वो तो इनफाइनाइट मिलेंगे ना, अनंत प्रतिबिंब मिलेंगे, देख लो सामने। तो 2 समतल दर्पणों के समानांतर कोई वस्तु को रखा जाता है तो हमें जो प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो अनंत प्राप्त होती है मेरे बड़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत वाहक बल को समझाइए। तो विद्युत वाहक बल का हमको मात्रक लिख देना है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो परिभाषा लिख दो, इतने में भी 2 नंबर का काम हो जा रहा है। किसी परिपथ के 2 खुले सिरे समझ रहे हो, एक परिपथ है, एक सर्किट है, उसके जो 2 खुले सिरे हैं उनके बीच किसी इकाई आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, देखो दोबारा से बोलता हूँ। कोई परिपथ है जिनके 2 सिरे खुले हुए हैं, है ना, उनके बीच इकाई आवेश को प्रभावित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य की मात्रा को, और जो 2 बिंदु हैं, जो 2 सिरे हैं, उन दोनों सिरों के बीच का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, उसे ही हम उसे जो विद्युत होती है ना, उस जो 2 बिंदुओं के बीच का जो बल होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया वोल्ट। भैया आगे आ जाओ, ये चीज़ें छोड़ो, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्कर में इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन और मात्रक लिख दिया बहुत है।
किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का भैया फोर्स लगाया जा रहा है और बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 2 मीटर का। तो किया गया कार्य बताना है। तो भैया कार्य की डेफिनेशन क्या होती है कि बल गुणित विस्थापन। तो लगा दो, कितने न्यूटन का बल लगाया है? 5 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर। 5 दूनी हो गए हैं आपके 10। और कार्य की यूनिट क्या होती है? अभी अपने पढ़ाई की जूल प्रति सेकंड, तो यहाँ पर भी लिख दो। शक्ति की यूनिट है वो जूल प्रति सेकंड, टाइम आ गया, कार्य की हो गई जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दैनिक उपयोग में कोई 3 यौगिकों के नाम लिखो। अब दैनिक उपयोग में यौगिक कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, कोई भी लिख सकते हो। एक तो भैया खाने में नमक डालते हैं तो नमक ही लिख दो। नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। एक टूथब्रश, सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हो भैया, कोई ऐसा है क्या? मैं तो करता हूँ यार, मैं तो नीम के दातुन से भी करता हूँ। तो नीम का दातुन का लगता है तो नीम वाला आप यौगिक लिख दो। ठीक है, तो टूथपेस्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। बेकिंग सोडा का नाम लिख दिया। ये बहुत कुछ भी है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट है नहीं है। अब परमाणु संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमाणु संख्या की डेफिनेशन लिख दो। इसका क्या लिख दो? इसका परमाणु क्रमांक लिख दो, एक एग्जाम्पल दे दो इसका। हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ज़्यादा मेहनत करने की थोड़ी ना ज़रूरत है, सब आपको पता ही है उसमें। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कोई नाभिक है, किसी नाभिक में उपस्थित जो धनावेश होते हैं ना, उनको परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Z। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही परमाणु क्रमांक होंगे। उदाहरण है कार्बन, तो कार्बन कितना होता है? 6C12। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और परमाणु भार कितना हो गया? 12। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, आगे का चलते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है, कैसे हो जाता है? देखा होगा यार आपने, पुरानी किताब, हमने बहुत बहुत पुराना नोवेल देखना है, थोड़ा भूरा भूरा सा कलर हो जाता है ना? हो जाता है ना? क्यों हो जाता है? सबको पता है, सेलुलोज से बना होता है कागज। सेलुलोज यार वही, वो जो रेशे निकलते हैं ना, जिनको हम पचा नहीं सकते हैं, जिनको हम खा नहीं सकते हैं, अपेंडिक्स नामक चीज़ होती है, वो पहले हम घास वगैरह, पत्ते वगैरह खाते थे तो वो पचाता था हमारा। ठीक है, तो सेलुलोज वही है, समझ गए ना? वो जो प्रोटीन वसा वसा वो सारी चीज़ें सेलुलोज जो पेड़ पौधों में उत्पन्न होती है पत्तों में, वही चीज़ है सेलुलोज। तो कागज़ में मौजूद लिग्निन व सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है। समझ में आ गया ना? क्या हो जाता है कि भैया जो सेलुलोज होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, एवापोराइजेशन हो जाता है, इसलिए वो चीज़ें भूरी हो जाती हैं, कागज वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाउली का अपवर्जन का नियम बताओ। ये बहुत 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 ज़्यादा इजी है। पाउली के नियम में है ही क्या? 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे सुनो, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता, ऐसा हमारे पाउली भैया ने कहा था। क्या कहा था? कि इस किसी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो 4 क्वांटम संख्या है ना, उनका मान अपने आप में समान नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा इनने बोला। नेक्स्ट आ जाता है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऊपर बता तो दिया, C6C12। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। आगे आ गए आपने कि अरेखित पेशी के नाम बताइए। अरेखित पेशी क्या होती है? आयरिस, मूत्राशय, रक्तवाहिनी, आहार नाल, ये सब जो हैं अरेखित पेशी हैं। अब आ गया आपका सेवा रिक्पा। ये क्या चीज़ है भैया? ये तो मैंने भी नहीं सुनी है, पढ़ लेते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी आयुष स्वास्थ्य, क्या है भैया? अच्छा हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी आयुष स्वास्थ्य पद्धति है। हिमालयी क्षेत्रों जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, ये दमा में ब्रोंकाइटिस, गठिए जैसे गंभीर रोगों के लिए असरदार है। इलाज में भैया इलाज कर दिए, काय का गठिया सही कर देती है। अपन तो इतना लिखने वाले हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी औषधि स्वास्थ्य पद्धति है, ये हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा ये गठिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी अपने इलाज से सही कर देती है। ऐसा लिख दो, ईजी चीज़ है अगर समझ में आ गया है तो। अब मनुष्य में एबीओ सिस्टम क्या है? तो एबीओ सिस्टम समझ में आता है ना, ब्लड से रिलेटेड है एबीओ सिस्टम। मनुष्य में एबीओ सिस्टम रुधिर वर्ग का है, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीनों की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी और ओ। तो ओ क्या है और ए बी क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल, लिख के बताओ अगर पता हो तो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट आपका जाता है कि एंजाइम व हार्मोन में अंतर बताओ। एंजाइम और हार्मोन तो पता ही है ना आपको, हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। तो हार्मोन वो होते हैं जो कि हमारी जो क्या बोलते हैं यार उनको, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो मतलब अंदर होती है ना, उनसे निकलते हैं। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कभी भी ऐसा देखा है कि हार्मोन बाहर निकल रहा हो बॉडी से? नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन है। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले क्या बोलते हैं इनको यार, एंजाइम और हार्मोन जो है बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका। तो एंजाइम व हार्मोन में
अंतर देख लेते हैं। तो अंतर ये है कि उत्पादन व स्त्रावण के आधार पर ये बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ हैं एंजाइम, और हार्मोन जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ हैं। इनका जो आणविक भार होता है वो एंजाइम का बहुत ज़्यादा होता है और अपेक्षाकृत हार्मोन का आणविक भार जो होता है वो कम होता है। प्रकृति में देखो तो कोलराइडी प्रोटीन्स प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन, पेप्टाइन, एमिनो, स्टेरॉइड ये प्रकृति के होते हैं। हार्मोन कई मतलब जो पेप्टीन, पेप्टोन ये सब हार्मोन है। और एंजाइम क्या है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये सब भी तो एंजाइम ही है ना, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो आगे चीज़ें आ जाओ कि मेरू रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के 2 काम बता दो। तो एक तो ये है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं जिनके दिमाग के एकदम पता नहीं लग जाता, जैसे हमें छींक आना, तो इन सब चीज़ों का जो मेंटेनेंस करती है, जो बैलेंस करती है, वो मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। और एक जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं उनका जो मुख्य केंद्र होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कौन से वाले भैया? 5 मार्कर। आपके 15 कंप्लीट हो गए हैं, ये 2 मार्कर, और आपके आने वाले हैं 10 5 मार्कर, और फिर 11 मार्कर की बारी होगी जो कि हम इस वीडियो में नहीं चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सभी प्रश्न क्योंकि भाई देंगे ना सबके उत्तर, क्यों समस्या ले रहे हो? तो बिल्कुल देंगे। क्वेश्चन आ जाता है हमारा पहला कि प्रतिरोध से क्या आशय है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? एक सेकंड, AC को बंद कर दिया जाए पहले, अब शांति है थोड़ी सी, है ना। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। बिल्कुल देंगे सर। प्रतिरोध से क्या आशय है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन देख लो, अब आंसर आ जाते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है। प्रतिरोध, रोध से समझ में आ रहा है ना, रोध मतलब किसी चीज़ का अवरोध करना, है ना। प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट रूप से किसी चीज़ का अवरोध करना, प्रतिरोध करना। तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जो उसमें अब भैया आवेश के रूप में क्या प्रवाहित होता है? विद्युत धारा ही तो प्रवाहित होती है ना। तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित यानी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसका वो विरोध करे, वही है प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। इसको छोड़ो भैया, अगर समझ में आ रहा है तो लिख देना, नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन लिख के नीचे आ जाना। किन बातों पर निर्भर करता है? एक तो निर्भर करता है कि चालक की लंबाई, कितनी लेंथ है चालक की, जो कंडक्टर है वो कितना बड़ा है ना। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही प्रतिरोध कितना होगा, जो रोकने की क्षमता होगी वो कम होगी। अतः लंबाई ज़्यादा होने पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है। समझ गए ना आप इस चीज़ को? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब जितना उसका क्षेत्रफल है, जितनी उसके एरिया होगा ना, उसके अपोजिट होगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही जो प्रतिरोध है, जो क्या बोलते हैं यार उसको, एक मिनट मुझे एक वर्ड इंग्लिश में वर्ड होता है ना प्रतिरोध का यार, वो अरे यार टंग से स्लिप हो रहा है, बहुत अच्छे से पता है वो, याद ही नहीं आ रहा है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जो प्रतिरोध है वो। ताप में परिवर्तन के साथ ही किसी पदार्थ का प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है। समझ में आ गया? 5 मार्कर के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। ये डेफिनेशन लिख देना। अरे रुक जा भाई, कहाँ घूम रहा है? ये डेफिनेशन लिख देना, और ये कुछ पॉइंट 3-4 पॉइंट है, जो 2-3 पॉइंट है वो लिख देना, अच्छे से आंसर बन जाएगा 5 मार्कर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय पदार्थ हो गया एक, तो फिर हो गया एक अनुचुंबकीय पदार्थ, जो कि कौन सा पदार्थ बताओ ना यार, कौन सा पदार्थ, मतलब कुछ बताएगा मुझे कोई? एक तो चुंबकीय पदार्थ जो कि चिपकते हैं, और एक अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? भाई अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकत्व गुण नहीं होता है, या फिर बहुत कमजोर चुंबकत्व गुण होता है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। समझ में आ गया ना? तो अब डेफिनेशन देखो कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ, वे चुंबकीय क्षेत्र या वे यह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकीय हो जाते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, और कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थ तो वो गए जो चुंबक की ओर आकर्षण हो रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तीव्रता बहुत कम होती है, धनात्मक और चुंबकीय क्षेत्र से सीधे अनुपातिक होते हैं। चुंबकीय संवेदनशीलता छोटी और सकारात्मक होती है। मैंने बोला ना, जो चुंबकत्व का गुण है, जो मैग्नेटिक जो उनके अंदर जो क्षमता है वो नहीं होती है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो जाती हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेना, लिख लेना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 3-4 पॉइंट, 4 पॉइंट बहुत हैं, ऊपर डेफिनेशन अपन ने लिखी दी है, 5 मार्कर के हिसाब से सफिशिएंट है ना। प्रकाश की तरंग प्रकृति से क्या आशय है?
क्या समझते हैं आप कि प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप से, बताओ बताओ बताओ, बहुत इजी डेफिनेशन है यार ये तो, तरंग प्रकृति के। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में संचरण करना, यह गैर यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो प्रकाश प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश तरंगें क्या करती हैं? एक रूप से दूसरे चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित करती हैं। और ये जो तरंगें होती हैं ना, एक तो होती है यांत्रिक तरंगें, बहुत सारी तरंगें, जैसे ध्वनि कौन सी है? ध्वनि यांत्रिक तरंगें है। तो उस तरह से, तो ये कौन सी है? प्रकाश कौन सी है? गैर यांत्रिक तरंगें है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वो समझ लो आप तो, ठीक है। प्रकाश तरंग ऐसी हो गई। प्रकाश की तरंग प्रकृति के निम्न आधार पर व्याख्या की जाती है। प्रकाश को संचरण हेतु भौतिक नहीं है, ये भौतिक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, तो प्रकाश को संचरण करने के लिए क्या किसी क्षेत्र की ज़रूरत होती है, किसी माध्यम की ज़रूरत होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये गैर यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों को जैसे ध्वनि है तो उसको माध्यम चाहिए भी, ठोसों में बहुत तेज जाएगी, द्रव गैस सब चीज़ें, लेकिन ये नहीं है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के हिसाब से मानो तुम। तो प्रकाश तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग प्रकृति का माना जाता है, जैसे परावर्तन, प्रकाश का चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना क्या है? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन होता है कि एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाना, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण होता है कि किसी बिंदु पर मिलने की घटना, मतलब जैसे कोई तरंगे हैं, दो समान आवृत्ति की तरंगे हैं, वो संचरण कर रही हैं, तो वो किसी एक बिंदु पर जाके मिल गई, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण होता है अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ध्रुवण कहलाता है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एक जेंटसन दी इन्होंने, ये लिखना मत। ध्रुवण की एक अलग डेफिनेशन है जो आगे 3 मार्कर में आपसे चर्चा करूंगा, वो लिखना आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। एक होता है प्रकीर्णन की घटना। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि कणों का टकराकर प्रकाश की सभी दिशाओं में फैल जाना, जैसे प्रिज्म वगैरह होता है ना, तो वो प्रकीर्णन के उस पर सिद्धांत पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ ये है, प्रकाश की तरंगों के बारे में हमने ध्रुवण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन सबके बारे में लिख दिया है, ठीक है। अतः उपरोक्त वर्गीकरण गुणों से परिणाम स्वरूप प्रकाश को तरंगीय प्रकृति का माना जाता है। हाँ ठीक है भैया, बिल्कुल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर में आने की डेफिनेटली संभावना है, और बहुत से लोग हो सकता है इस क्वेश्चन को लिखने में चूक जाएं, है ना। तो आप जरूर लिख के आना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसा लगता है जब हमने पढ़ा नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा या फिर नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ईजी है, एक बार समझ लो। ये सिद्धांत रासायनिक संयोजनों के नियमों पर आधारित है। डाल्टन के सिद्धांत के जो हैं प्रिंसिपल्स के निम्न पॉइंट्स हैं, निम्न बिंदु हैं। क्या है कि सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी जो द्रव होते हैं वो परमाणुओं से, भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु एक ऐसी यूनिट है जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ऐसा डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत में कहा, यानी कि परमाणु के बारे में कहा। पहला क्या क्या कि सभी जो द्रव होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु को आप सबसे छोटी इकाई है, यानी कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसको मतलब विभाजित नहीं कर सकते। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं, ना ही उनका विनाश हो सकता। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो परमाणु को जो तत्व दिया गया है उसके जो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है तथा उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और समान के समान होंगे, ये तो सीधी चीज़ है। किसी भी यौगिकों में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो एक निश्चित संख्या में होंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज ये सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं माना जाता, किंतु द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या करता है। समझ आ गया डाल्टन के परमाणु। अब ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं है लिखने की, लेकिन अगर आपकी ये चीज़ जो है आप डाल्टन के बारे में लिख के आओ, लास्ट में ये चीज़ लिखे आना, आज के जो मतलब आज ये सिद्धांत, निष्कर्ष ये निकलता है कि आज ये सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता, ऐसा लास्ट में लिखे आना और ये पॉइंट लिख के आना। अब नेक्स्ट आ गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी बताओ। तो मेंडलीव साहब ने आधुनिक जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में जानकारी दी थी और उसको किया था, फ्रेम किया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो नियम है, जो लॉ हैं, वो परमाणु भारों पर आवर्तित फलन होते हैं। जैसे मेंडलीव ने बोला कि जो तत्वों के जो गुण होते हैं ना, वो जो परमाणु भार हैं उन पर आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो गुण हैं वो क्या बोला आवर्त सारणी के बारे में? तो मेंडलीव ने बोला कि एक तो चीज़ ये बोली कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज रेखाएं थी जिन्हें आवर्त कहा जाता था। देखो मैं कैसे बताऊं,
यार इस पर कैसे बना के बताऊँ, एक डायग्राम बनेगा यहाँ पर। इस सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा गया, कुछ रिक्त स्थानों को छोड़कर तथा उस समय तक नहीं ज्ञात तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। समान गुणधर्मों वाले तत्व समान समूह में रखे जाएंगे, नए तत्वों की खोज की संभावना व्यक्त हुई। बकवास आंसर है, बहुत बेकार फ्रेमिंग की गई है। मैं एक काम करूंगा, आपको ना इस आंसर को अलग से लिख के दे दूंगा, बहुत ईजी, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख के दे दूंगा, है ना। तो वो चीज़ अच्छी रहेगी, वहाँ से लिख देना ये आंसर। बहुत टिपिकल है यार, और मतलब लर्न भी नहीं होगा और उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा, है ना। अगर लिख भी आए तो इतनी अच्छी मार्किंग नहीं होगी। तो इसको हटाओ, मैं अच्छे से आपको फ्रेम करके दे दूंगा ये आंसर। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं कैसे हैं। भौतिक परिवर्तन, पदार्थों के रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुणों में ना तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है, ना ही रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है, ना ही संगठन में परिवर्तन होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया भौतिक परिवर्तन की बात चल रही है। अब रासायनिक परिवर्तन में ये चीज़ होगी कि पदार्थों के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, तभी तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। आणविक तथा आयनिक ये क्या बोलते हैं यार इसको, ठीक है। और ये चीज़ आगे क्या है, ये कि भाई आणविक तथा आयनिक पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता, और इसमें होता है किनमें? रासायनिक परिवर्तनों में। और एक चीज़ और होती है भौतिक में कि उनको ना दोबारा से उसी स्थिति में, जैसी वो स्थिति में थे ना, उस स्थिति में आप प्राप्त कर सकते हैं कि भौतिक परिवर्तनों में। लेकिन अगर एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसके बाद आप दोबारा से उस जो फॉर्म में, उसे जो यौगिक है उसको आप दोबारा से उस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो ये डिफरेंस भी हो गया। पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन में अलग से परिवर्तित होकर अलग से नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। उदाहरण ये है कि पानी का जमकर जैसे बर्फ़ बनना, अब पानी जमा दिया, बर्फ़ बन गया, आप दोबारा से ठंडा करोगे बर्फ़ को, दोबारा से पानी बन जाएगी वो। तो कोई चेंजेस हुआ क्या अवस्था में? नहीं हुआ ना। तो सेम की सेम चीज़ प्राप्त कर ली आपने, दोबारा से पानी बन गया ना, तो अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मोम का गलना, चीनी का पानी में घुलना। उदाहरण अब देखो, रासायनिक परिवर्तन देखो कि दूध से दही बनना, तो दूध से एक बार दही बन गया, क्या दही से दोबारा दूध बनाओगे? नहीं बन सकता भैया। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छी फ्रेमिंग है, आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, नो डाउट। ऐसा कैसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी फ्रेमिंग की गई आंसर की भी। क्षारक के गुणों का वर्णन कीजिए। तो क्षार जो होती हैं, क्षारक धातुएं या अधातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक होते हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। यानी कौन सा यौगिक बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ये सदृश आचरण करने वाले मूलकों के यौगिक होते हैं। क्षारों के गुण लिखो। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत यूनिवर्सल जो एक गुण है वो होती है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि तीखे होते हैं। इनका क्षारीय पदार्थों का स्पर्श चिकना होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का स्वचालक होता है, क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। अब जब आयन उपस्थित हैं तो क्या होगा? तो विद्युत की स्वचालकता तो होगी, यानी कि विद्युत जो धारा है जो प्रभावित होगी क्षारों में। अम्ल से प्रतिक्रिया करके ये लवण तथा जल बना देते हैं। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। क्षार में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। तेल और गंधक को घुला लेने की, यानी कि उसे मेल्ट करने की क्षमता होती है। लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। मेरी बात सुनो, इस पॉइंट को हटाओ सबसे पहले तो, ठीक है। ये पॉइंट को हटाओ सबसे पहले तो, अगर लिखना है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं तो कह रहा हूँ, ये 3 पॉइंट उठाओ। क्षार के गुण लिखनी है ना, डेफिनेशन दे दी आपने, ठीक है। 1 2 3 4, ये चारों गुण लिखे आना उसके, और ऊपर एक डेफिनेशन दे आना। हो गया काम, 5 मार्कर का सफिशिएंट है। ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं बचेगा और आपके पास जगह भी नहीं बचेगी। जंतु ऊतकों के प्रकार लिखिए। तो जंतु ऊतकों के मतलब क्या होता है कि सभी जो बहुत कोशिकाओं वाले प्राणी होते हैं उनमें 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो सेम जंतुओं में भी 4 प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे। तो कौन कौन से ऊतक हैं? एक है उपकला ऊतक। ऊतक समझते हो ना, ऊतक क्या होता है? ऊतक मतलब जो टिश्यू होते हैं ना, वो चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा है। ऊतक यानी टिश्यू, ठीक है। तो उपकला एक तो होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? इसका कार्य शरीर को बाह्य आवरण से रक्षा प्रदान करना, यानी कि बाहरी रक्षा प्रदान करना, शरीर को बाहर से कवर करके रखना, बाहरी तरफ से उसको रक्षा करके रखना। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है शल्की, एप्थिलियम, एक होता है स्तंभाकार, एक होता है रोमक, एक होता है घनाकार। 4 प्रकार के उपकला ऊतक होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, 4 प्रकार के होते हैं। आप इतना लिख दो कि जो उपकला ऊतक होता है इसका काम शरीर को बाहरी आवरण से रक्षा प्रदान करना होता है, बाहरी आवरण या फिर रक्षा प्रदान करना होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक के बारे में लिख दो कि संयोजी ऊतक
संयोजी ऊतक समझ में आ रहा है? जैसे ब्लड, ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है, पूरे ब्लड में सब जगह बॉडी में घूम रहा है, तो वो संयोजी ऊतक। ये शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जुड़ने व अंगों व शरीरों को आकार प्रदान करने का कार्य करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक। तो तरल ऊतक में जो ब्लड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेशीय ऊतक। तो पेशीय क्या होती है? जो हमारी जो पेशी है ना, जो क्या बोलते हैं, मसल्स, उसके बारे में है कि प्रचालन और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए इनकी आवश्यकता होती है, सभी को पता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, आरेखित, अनैच्छिक, रेखित व ऐच्छिक, और एक होती है हृदय पेशी, वो अलग से पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक वो होता है जो कोशिका से बने होते हैं, विशेष प्रकार की जो कोशिका होती है ना, उनसे बने होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु और तंत्रिका, सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है और जो सभी जो तंत्रिका हैं, है ना, वो तंत्रिका तंत्र की ही या तंत्रिका ऊतक की ही बनी होती हैं। तो कितने प्रकार के ऊतक होगा? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक उपकला ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। समझ में आ गया? तंत्रिका ऊतक कौन सा होता है? जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जैसे न्यूरॉन वगैरह जो होता है, जैसे मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु, ये तंत्रिका ऊतक कहता है। ठीक है, बोलते हैं ना तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, वही वाली। ठीक है, लसिका के कार्य बताओ। लसिका पता है किसी को कि नहीं पता? लसिका का नहीं पता यार? सुन लो तो। लसिका रुधिर वाहिनी तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक संवहनीय सुरक्षित तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये कोशीय ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को ब्लड तक लेके जाता है। समझ गए आप? कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैस या हार्मोन एवं एंजाइम, इन सबको लेके जाता है, परिवहन करता है, यानी उनको पहुंचाता है वहां तक, कोशिका तक। लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट समझ गए क्या? लाल रुधिर कणिकाएं। लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ने से बचाती हैं। टूटी फूटी लाल रक्त कणिकाओं तथा रक्त प्लेटलेट्स को नष्ट करने में रक्त की सफाई करती हैं। कौन? लसिका। एंटीबॉडी का विश्लेषण करती है। कौन करती है? लसिका करती है साहब। लसिका एंटीबॉडी का विश्लेषण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आराम से देख लो। अगर आपको मेरी लैंग्वेज में थोड़ा ऐसा लग रहा हो या फिर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, मुंह में पता बहुत छाले हो रहे हैं, बहुत ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, तो ना थोड़ी सी हो सकता है कि बोलने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन प्रश्न आपके सामने, आप आराम से पढ़ के अच्छे से फ्रेमिंग करके लिख सकते हैं। मैं इसलिए आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है कि बहुत बार ना हम पढ़ नहीं पाते। कंटेंट तो बहुत सारा डाला है, लेकिन हम लेटते टाइम या कहीं बैठे टाइम या कहीं पर चलते टाइम जब हम सुन लेते हैं ना चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद रह जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं। तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि सूक्ष्म जीव से क्या आशय है, इसके प्रमुख उपयोग बताइए। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं भैया, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। कितना इजी फ्रेमिंग है, कितना इजी डेफिनेशन बना दिया कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए केवल सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग किया जा सकता है। अब ये 5 प्रकार के होते हैं, कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु और शैवाल। तो 5 प्रकार के हो गए। जीवाणु के बारे में लिख दो कि ये हरित लवक रहित होते हैं। जीवाणु में क्या होता है? जो हरित लवक होता है वो नहीं होता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। तो जीवाणु कैसे होते हैं? पहली चीज़ तो होते हैं हरित लवक नहीं पाया जाता। दूसरे, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। दूध का दही में परिवर्तन जो होता है वो जीवाणु के कारण ही होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण लिख दो कि दूध का दही में परिवर्तन एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु के कारण होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट आ गया कवक। तो कवक क्या होता है? कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता भैया। क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता कि पाया जाता है? बताओ। लवक रहित होते हैं, रहित होते हैं। ये चीज़ ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखा था। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? मैंने ऊपर तो बता दी, इधर भी बता दी। क्या आपको समझ में आई? आपने ध्यान दी इस पर? संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा होता है कवक में। बेकरी उद्योग में ब्रेड वगैरह, डबल रोटी, ये कवक की बनी होती है, आपको पता ही है। ठीक है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो भी जो है कवक है, फंगस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या होता है भैया कि एक कोशिकीय जीव है जो ना तो पौधों होता है और ना ही जानवर होता है, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। ये ना ही तो प्लांट है, लेकिन एक कोशिकीय जरूर है, लेकिन ना तो पौधा है ना जानवर है, ये एक अलग ही जीव है भैया। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में रहता है, वहाँ पर जरूरी होती है ऑक्सीजन। मनुष्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का रिसाइकल करने में अमीबा का उपयोग किया जाता है। विषाणु क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं। इनका उपयोग जो होता है नील हरे शैवाल की सफाई करने में विषाणु का उपयोग किया जाता है।
शैवाल क्या होते हैं? शैवाल में हरित लवक होता है। आपने समुद्र वगैरह में शैवाल लगी देखी होगी ना, तो वो चीज़ होती है। तो इनमें क्या होता है? हरित लवक होता है। ये संवहनीय ऊतक होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में बताते हैं? शैवाल लाइकेन की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अल्वा शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कॉन्ड्रस नामक शैवाल का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। किसका? कॉन्ड्रस नामक जो शैवाल है उसका उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है इमल्सिफाइंग कारक के रूप में। ये सब छोड़ो, इतना लिख देना कि कॉन्ड्रस नामक शैवाल का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। ये ईजी है, बहुत ईजी है, आराम से लिख देना। देखो क्या है ना यार, एक चीज़ बताऊँ, हमें ना कुछ ऐसा लर्न करके जाना है, हमें ऐसी चीज़ें समझ के जानी है जो हम वहाँ इजी प्रेजेंट कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम पता चला यार कोई फैक्ट याद नहीं आ रहा, उसे पता चला 20 या 25 सेकंड या 30 सेकंड तक सोचने लग गए, फिर तो खेल हो गया। आपने सोचा, उधर से पता चला कोई 5 मार्कर छूट गया। इतने इसमें मिलने नहीं है जितने उधर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन छूटता है आपका तो वहाँ नंबर कम हो जाएंगे। इससे मच बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आधा नंबर कम दे दो, लेकिन उधर 5 मार्कर में अटैम्प्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे कम से कम 2 से 2.5 नंबर का फ़ायदा हो जाए। इसमें कितने देगा वो? आप कितने ही अच्छा लिख लो, आपको 3 नंबर से ज़्यादा वैसे ही नहीं मिलने हैं। तो वो चीज़ समझ रहे हो ना, इसलिए क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। और ये हमारे यहाँ पे 5 मार्कर कंप्लीट होते हैं। मैंने जैसे बनाया 10 5 मार्कर हैं, 15 3 मार्कर हैं या 2 मार्कर समझ लो। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। चेतन मीना की टेस्ट सीरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो MGICS यानी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज हमने डिस्कस की है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो और यार लाइक कर दो, अच्छी लग रही है तो। थैंक यू, जय हिंद।